हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक चैप्टर लर्न कराते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन का, और टॉपिक है हमारा इक्वलाइजेशन लेवी। अभी तो हम उसका रिवीजन कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी मटेरियल के और पास्ट एग्जामिनेशन के सभी हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो दोनों वीडियो लेक्चर देखने से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न भी हो जाएगा और 100% प्रिपेयर भी हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक इक्वलाइजेशन किसकी, लेवी की। ओके, तो इक्वलाइजेशन लेवी हमारे सामने है। इक्वलाइजेशन लेवी, तो इक्वलाइजेशन लेवी एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड क्या है, कश्मीर। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन बन गया, और क्वेश्चन ये है, क्या इक्वलाइजेशन लेवी के जो प्रोविजन है क्या पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है? तो आंसर इज नो। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे ये क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का तो हमें क्या मिल चुका है, आंसर मिल चुका है। अब इक्वलाइजेशन लेवी क्यों आया है उसकी भी थोड़ी आपको हिस्ट्री क्या करते हैं, बताते हैं। ओके, तो ये रहा एनालिसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। तो क्वेश्चन बन रहा है कि इक्वलाइजेशन लेवी क्यों लाया गया है, तो यहां पर उसका आंसर है, फेसबुक, गूगल, याहू एक्सेट्रा आर नॉन रेसिडेंट एंड डू नॉट हैव ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, दैट इज डू नॉट हैव ए फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू थ्रू विच दे कैरी ऑन क्या है, बिजनेस। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन बनता है क्या इक्वलाइजेशन लेवी सिर्फ एनआर के केस में एप्लीकेबल होता है? तो आंसर इज यस, इक्वलाइजेशन लेवी एनआर नॉन रेसिडेंट के केस में एप्लीकेबल होता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि अगर उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो क्या इक्वलाइजेशन लेवी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? तो आंसर है, आंसर इज नो, एप्लीकेबल नहीं होगा। इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा, पहली बात नॉन रेसिडेंट है और उनका इंडिया में क्या नहीं है, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, मतलब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिनके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या फेसबुक के इनके यहाँ पर इंडिया में कोई पीई नहीं है? आंसर है, इनका यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ओके, चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं और लर्न करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड कैरिंग ऑन क्या है, बिजनेस और क्या है, प्रोफेशन, एंड नॉन रेसिडेंट्स हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया मेक्स पेमेंट टू फेसबुक, गूगल, ठीक है, याहू फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एंड डिजिटल क्या है, मार्केटिंग। तो अब यहां पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि हम यहाँ इंडिया के रेसिडेंट हैं, हम इंडिया में कोई बिजनेस और क्या नहीं कर रहे, प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं, और फेसबुक पे अगर कुछ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, तो क्या इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब एप्लीकेबल तभी होगा जब हम रेसिडेंट हो और इंडिया में क्या कर रहे हो, बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन ये, हम नॉन रेसिडेंट है, फेसबुक भी कौन नॉन रेसिडेंट है, फेसबुक का इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, हम नॉन रेसिडेंट है, हमारा इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, आपका भी नहीं है, हमारा भी नहीं है, और हम फेसबुक से क्या करवा रहे हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं। तो क्या इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। तो इक्वलाइजेशन लेवी कब एप्लीकेबल होगा? पहले तो हम रेसिडेंट इन इंडिया हो और हम क्या कर रहे हो, बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो। सेकंड, या फिर हम कौन हो, नॉन रेसिडेंट हो और हम इंडिया में हमारा क्या हो, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, और हम उनको क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। क्या सभी तरह के पेमेंट पे इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ अगर हम उनको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो इक्वलाइजेशन लेवी होगा। तो इक्वलाइजेशन लेवी कब एप्लीकेबल होगा? जब याहू का, फेसबुक का, गूगल का इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं हो, कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो। सेकंड, हम जो पेमेंट कर रहे हैं, हम इंडिया के रेसिडेंट है और हम बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, या फिर हम इंडिया के नॉन रेसिडेंट है लेकिन हमारा इंडिया में क्या होना चाहिए, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, और पेमेंट भी हम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या कर रहे हो। ओके, द अबाउ टैक्स, द अबाउ पेयर
claim deduction of advertisement expenses as business expenditure। तो हम अगर ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का पेमेंट करेंगे, तो क्या हमें डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज यस, हमें पीपीपी में क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है। और वो कब मिलेगी? जब हम रेसिडेंट हो और हम बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो तभी डिडक्शन मिलेगी, या फिर हम नॉन रेसिडेंट हो और इंडिया में हमारा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, तभी हमें यहाँ पर इस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग की क्या मिलनी है? डिडक्शन मिलनी है। और जब डिडक्शन मिलनी है तभी इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पिक्चर में आता है। The amount received by Facebook, Google, Yahoo is not taxable in India as per double taxation avoidance। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस क्या है? एग्रीमेंट, ठीक है, अवॉइडेंस एग्रीमेंट, सिंस दे डू नॉट हैव एनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया। क्या गूगल, फेसबुक, याहू की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो, टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और एज पर DTAA, ठीक है, नॉन रेसिडेंट की इंडिया में इनकम तभी टैक्सेबल होती है जब उनका इंडिया में क्या हो? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो। मतलब हम जो पेयर हैं, रेसिडेंट पेयर हैं, बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का, डिजिटल मार्केटिंग का, हमें बिजनेस में डिडक्शन मिल रही है। हम नॉन रेसिडेंट है, हमारा इंडिया में पी है, हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का पेमेंट कर रहे हैं, हमें डिडक्शन मिल रही है। लेकिन फेसबुक, गूगल, याहू जिनका इंडिया में पीई है ही नहीं, उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो रही है। हमें डिडक्शन मिल रही है लेकिन उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो रही है। Now Indian tax authorities are losing revenues since the payer gets the deduction of amount paid by him and amount received by Facebook, Google, Yahoo is not taxable in India। क्या हमें डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज यस, हमें डिडक्शन मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, रेसिडेंट, और अगर हम नॉन रेसिडेंट है और हमारा इंडिया में पीई है तो हमें डिडक्शन मिलेगी। क्या उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है? आंसर इज नो, क्योंकि DTAA के अकॉर्डिंग अगर इंडिया में पीई होगा याहू का तो ही उन्हें क्या होगी? इनकम टैक्सेबल होगी। तो उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो नहीं रही, हमें डिडक्शन मिल रही है, इसलिए टैक्स अथॉरिटी को क्या हो रहा है? रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो नाउ द प्रोविजन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी आर कंटेन्ड इन चैप्टर कौन सा? 8 ऑफ फिनेंस एक्ट 2016। क्या इक्वलाइजेशन लेवी इनकम टैक्स एक्ट का कोई प्रोविजन है? आंसर इज नो, इनकम टैक्स एक्ट का कोई सेक्शन नहीं है, ये इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन नहीं, ये फिनेंस एक्ट 2016 से लाया गया है। Therefore, any amount payable to Facebook, Google, Yahoo, ठीक है, ऑन और आफ्टर 2016, तो डेट से हमको मतलब नहीं, इज सब्जेक्ट टू क्या होगा? इक्वलाइजेशन लेवी होगा, इफ TDS इज नॉट डिडक्टेबल ऑन सच पेमेंट। क्वेश्चन बनता है अगर TDS डिडक्टेबल है तो क्या इक्वलाइजेशन लेवी होगा? आंसर इज नो, क्योंकि TDS तभी डिडक्टेबल होता है जब उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो। अगर उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी तो इक्वलाइजेशन लेवी हमें करना ही नहीं है। हमें इक्वलाइजेशन लेवी कब करना है? जब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग हो, ठीक है, फेसबुक, गूगल, याहू ये तो एग्जांपल है, उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं हो, हम जो उनको पेमेंट कर रहे हो, हम रेसिडेंट हो प्लस बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो, और अगर नॉन रेसिडेंट हो तो हमारा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में होना चाहिए, तो इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट क्या होगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ओके, तो नाउ इक्वलाइजेशन लेवी पे हम आते हैं और अब हम देखते हैं कि इक्वलाइजेशन लेवी कब होने वाला है। तो उसके लिए आया है हमारे लिए सेक्शन कौन सा है? 165 है। चार्ज ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी ऑन स्पेसिफाइड क्या है? सर्विसेज, ठीक है, स्पेसिफाइड क्या है? सर्विसेज। ऑन और आफ्टर 1 जून 2016 there shall be charged an equalization levy at the rate of 6%। क्वेश्चन बनता है इक्वलाइजेशन लेवी की क्या रेट होगी? तो उसका आंसर है इक्वलाइजेशन लेवी की रेट होगी एट द रेट ऑफ 6% of the amount of consideration for any specified services received or receivable by a person being a non-resident from a person resident in India carrying on business or profession or non-resident having a permanent establishment in India। तो इक्वलाइजेशन लेवी की क्या रेट होगी? 6% होगी। कब होगा? जब हमारा फेसबुक, गूगल, याहू जिसको हम पेमेंट करना है, कर रहे हैं या करना है, मतलब उनको पेड है या पेबल है, उनका इंडिया में पी नहीं हो,
हम जो पेयर है, हम रेसिडेंट हो प्लस बिजनेस प्रोफेशन हो, या फिर हम नॉन रेसिडेंट हो और इंडिया में हमारा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो। ओके, और पेमेंट भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और किसके लिए हो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए हो। तो क्या रेट होगी, एट द रेट ऑफ क्या होगा, 6% होगा। ठीक है, 165 का सबसेक्शन 2, ठीक है, नो इक्वलाइजेशन शैल नॉट बी चार्ज्ड वेयर नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडिंग the online advertisement or digital marketing service has a permanent establishment in India, and the digital marketing or online service is effectively connected with such permanent establishment in India। क्वेश्चन बनता है, अगर गूगल का, फेसबुक का, याहू का अगर इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और प्लस वो उसी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से हमको ऑनलाइन मार्केट एडवर्टीजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग की हमें सर्विस दे रहे हैं, तो क्या इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर उनका इंडिया में पीई होगा तो उनकी इनकम इंडिया में क्या होगी, टैक्सेबल होगी, और जब उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, ठीक है, तो हमें इक्वलाइजेशन लेवी की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ओके, the aggregate amount of consideration for online advertisement or digital marketing received or receivable in a previous year by a non-resident from a person resident in India carrying on business or profession, or from a non-resident having permanent establishment in India does not exceed 1 लाख रुपए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे मान लीजिए मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ, बिजनेस प्रोफेशन कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे क्या करता हूँ, अपनी क्लासेस की ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल मार्केटिंग करवाता हूँ, ठीक है ना, मैं किस पे करवाता हूँ, यूट्यूब पे करवाता हूँ, गूगल, फेसबुक, इन पे करवाता हूँ, और मैंने मान लीजिए इस साल में 10,000 रुपए की क्या करवाई, मार्केटिंग करवाई, तो क्या इक्वलाइजेशन लेवी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, मैं हर महीने 10-10 हजार की करवाता हूं, तो क्या इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस, क्योंकि यहां पर वर्ड बोल रहे हैं कौन सा, एग्रीगेट अमाउंट, और इन ए प्रीवियस ईयर। अगर 1 लाख से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, मतलब अप टू 1 लाख है, तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। इसका मतलब हर महीने अगर 10-10 हजार की करवाऊं, तो पूरे साल में कितने की करवा दी, एग्रीगेट 1,20,000 की करवाई, तो इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगा। अब क्वेश्चन बनता है, क्या इक्वलाइजेशन लेवी 1 लाख से ऊपर वाले पे लगेगा? आंसर इज नो। अगर 1 लाख तक है तो कोई इक्वलाइजेशन लेवी होगा ही नहीं, एग्रीगेट अमाउंट इन ए प्रीवियस ईयर, और अगर 1 लाख से ज्यादा है तो पूरे पे क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी होगा एट द रेट ऑफ कितने से, 6% से, एट द रेट ऑफ कितने से, 6% से, ठीक है। और इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा वेयर द पेमेंट फॉर ऑनलाइन और एडवर्टीजमेंट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस बाय ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन क्या है, बिजनेस और क्या है, प्रोफेशन। तो इक्वलाइजेशन लेवी क्वेश्चन बनता है, अगर मैं इंडिया में क्या नहीं कर रहा हूं, बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहा हूं, तो क्या इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, क्योंकि मेरे को उस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की, डिजिटल मार्केटिंग की डिडक्शन ही नहीं मिलेगी, और जब डिडक्शन ही नहीं मिलनी तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को कोई रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा, तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। तो इक्वलाइजेशन लेवी कब होगा? जब मैं जो पेयर हूं, रेसिडेंट इन इंडिया, बिजनेस प्रोफेशन कर रहा हूं, या फिर नॉन रेसिडेंट इंडिया जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो है मैंने फॉर द पर्पस ऑफ अपने किसके लिए ली है, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ली है, और जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूं वो नॉन रेसिडेंट हो, उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए, और एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो एट द रेट ऑफ 6% की रेट से, एट द रेट ऑफ 6% की रेट से क्या होगा, इक्वलाइजेशन क्या होगा, लेवी होगा। ठीक है ना, क्या होने वाला है, इक्वलाइजेशन लेवी होने वाला है एट द रेट ऑफ कितने से, 6% की रेट से। ये स्पेसिफाइड सर्विस का मतलब क्या है, तो मींस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, डिजिटल क्या है, मार्केटिंग है। अब नाउ क्वेश्चन, ठीक है, नाउ क्वेश्चन है, चलिए इस पे आते हैं। पीजीपी का 40 क्लॉज ए, सब क्लॉज क्या है, फर्स्ट क्या है, बी है, नॉन कंप्लाइंस विथ द प्रोविजन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी।
अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैंने पेयर ने, मैं रेसिडेंट इन इंडिया हूं, कैरिंग बिजनेस प्रोफेशन कर रहा हूं, या फिर मैं नॉन रेसिडेंट हूं और मेरा क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस मैंने नॉन रेसिडेंट से ली है, जिसका इंडिया में पी नहीं है, और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ली है। अगर मैं इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करता हूं, एट द रेट ऑफ 6% से क्या नहीं करता हूं, डिडक्ट नहीं करता हूं, तो उस केस में क्या होगा? तो सेक्शन 40 क्लॉज ए और सब क्लॉज फर्स्ट भी कहता है, any consideration paid or payable to a non-resident for online advertisement digital marketing service on which equalization levy is deductible under section कौन सा 165, and such levy has not been deducted in previous year or after deduction in previous year has not been paid on or before due date specified in section 139 subsection 1, तो क्या हो जाएगी? डिसअलाउंस हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए मैंने प्रीवियस ईयर 21-22 में डिडक्ट नहीं करा, लेकिन मैंने क्या करा, सब्सिक्वेंट ईयर में डिडक्ट कर दिया, सब्सिक्वेंट ईयर में करा, लेकिन इस प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक जमा कराया। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, प्रीवियस ईयर में डिडक्ट नहीं करा, डिडक्ट मैंने सब्सिक्वेंट ईयर में करा, लेकिन इस प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक क्या कर दिया, जमा करा दिया। तो क्या मुझे प्रीवियस ईयर 21-22 में डिडक्शन मिल जाएगी? आंसर इज नो, नहीं मिलेगी। प्रीवियस ईयर में डिडक्शन लेने के लिए क्या चाहिए? डिडक्ट आपका प्रीवियस ईयर में ही होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में ही डिडक्ट होना चाहिए, प्लस जो डिपॉजिट होना चाहिए, वो इसी प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करने की क्या होना चाहिए, ड्यू डेट तक होना चाहिए। तो आपको डिडक्शन क्या होगी, मिलेगी, तो आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, और डिडक्शन कौन सी ईयर में मिल जाएगी? 21-22 में मिल जाएगी, 21-22 के अंदर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो बोल रहे हैं प्रोवाइडेड डेट वेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कंसीडरेशन द इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर और डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर बट पेड आफ्टर ड्यू डेट स्पेसिफाइड 139 सबसेक्शन 1, such sum shall be allowed as deduction in computing income of previous year in which such levy has been paid। तो क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए अगर हमने प्रीवियस ईयर में क्या नहीं करा, डिडक्ट नहीं करा, प्रीवियस ईयर में नहीं करा, सब्सिक्वेंट ईयर में करा, और प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक जमा करा दिया, तो डिडक्शन क्या प्रीवियस ईयर में मिलेगी? आंसर इज नो। फिर डिडक्शन आपको उस ईयर में मिलेगी जिस ईयर में आपने इक्वलाइजेशन लेवी को क्या करा, डिपॉजिट कराया। सेकंड क्वेश्चन बनता है, डिडक्ट हमने कौन सी ईयर में कर लिया था? 21-22 में ही क्या कर लिया था, डिडक्टेड कर लिया था, ठीक है, डिडक्टेड कर लिया था, और फिर हमने उसको जब डिपॉजिट कराया, तो हमने कब कराया? रिटर्न फाइल करने की क्या करा, ड्यू डेट में कराया, रिटर्न फाइल करने के बाद। तो क्या हमको 21-22 प्रीवियस में डिडक्शन मिल जाएगी? आंसर इज नो। फिर आपको डिडक्शन उस ईयर में मिलेगी जिस ईयर में आपने डिपॉजिट कराया। तो सेम प्रीवियस ईयर में डिडक्शन लेने के लिए प्रीवियस ईयर में डिडक्टेड हो और प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट में ही डिपॉजिट हो, तो डिडक्शन आपको किस ईयर में मिल जाती है? प्रीवियस ईयर में क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। नाउ 10 क्लॉज कौन सा है? 50 है। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल मार्केटिंग, अराइजिंग फ्रॉम क्या है? इक्वलाइजेशन, जिस पे भी इक्वलाइजेशन लेवी होता हो, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब क्वेश्चन ये बनता है, वो जो गूगल है, याहू है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जिनका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था, हमने उनको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की क्या दी थी, सर्विस दी थी, ठीक है, ली थी, हमने उनसे ली थी, डिजिटल मार्केटिंग की हमने उनसे सर्विस ली थी। हम इंडिया के रेसिडेंट हैं, प्लस हम बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, हमने बिजनेस प्रोफेशन के लिए ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करा, या फिर हम नॉन रेसिडेंट हैं, हमारा इंडिया में पी है, हमने बिजनेस प्रोफेशन के लिए ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस ली, एग्रीगेट 1 लाख रुपए से ज्यादा है, 6% का इक्वलाइजेशन लेवी होता है, डिडक्ट कर लिया। अब वो जो गूगल है, याहू है, फेसबुक है, क्या उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो, उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल थी नहीं। फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए ये लीजिए, सेक्शन 10 और क्लॉज 50 जिस पे इक्वलाइजेशन लेवी हो गया, उस पे क्या नहीं होगा, वो इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो उनकी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है ना, वो उनकी इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, जिस पे क्या हुआ, इक्वलाइजेशन क्या हो गया, लेवी हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एग्रीगेट हमारा क्या है, अप टू 1 लाख ही है,
अप टू कितना है 1 लाख है, ठीक है ना, अप टू कितना है 1 लाख है। तो क्या 10 क्लॉज 50 से एग्जेम्प्ट होगा? आंसर इज नो, वो 10 क्लॉज 50 से क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि 10 क्लॉज 50 से तभी एग्जेम्प्ट होता है जब उसके ऊपर क्या हो, इक्वलाइजेशन क्या हो, लेवी हो, ठीक है ना, इक्वलाइजेशन लेवी हो तो वो क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है 10 क्लॉज किससे, 50 से। अगर 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी तो वो 10 क्लॉज 50 से क्या नहीं होगा, एग्जम्प्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए और हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए और इक्वलाइजेशन लेवी का अब देखते हैं और कहां कहां है। यस, अब देखिए क्या है, फिनेंस एक्ट 2020 प्रोवाइड्स दैट इक्वलाइजेशन लेवी शैल बी इम्पोज्ड on consideration received or receivable by non-resident e-commerce operator from e-commerce activities। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, पहले तो हमने गूगल, फेसबुक, याहू, यूट्यूब को पेमेंट करा था ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जिसका इक्वलाइजेशन लेवी 165 में हुआ था। कंडीशन ये थी वो नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए, उनका पी नहीं होना चाहिए, बाकी कंडीशन भी देख ली। अब क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए कोई बाहर का नॉन रेसिडेंट अगर कोई क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अलीबाबा है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, अगर उनके थ्रू हम क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं, कोई सर्विसेज क्या करते हैं, अवेल करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, और कोई सर्विस अवेल करते हैं, तो क्या उस पे उनका इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा? क्योंकि वो तो क्या है, नॉन रेसिडेंट है, उनका इंडिया में क्या नहीं है, पीई नहीं है, तो उनकी इनकम वैसे ही क्या होगी, असेसेबल तो होनी नहीं है, तो क्या उन पे क्या नहीं होगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन इसलिए भी बन रहा है क्योंकि वो माल कहां पर बेच रहे हैं, इंडिया में बेचेंगे, इंडिया में बेचेंगे तो मुनाफा कहां से कमाएंगे, इंडिया से कमाएंगे, तो क्या उन पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा? तो आंसर आया, फिनेंस एक्ट 2020 ने कहा है इक्वलाइजेशन लेवी होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम ई कॉमर्स एक्टिविटीज। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई इंडिया का क्या हो, रेसिडेंट हो, इंडिया का क्या हो, रेसिडेंट हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अजियो हो गया है, तो क्या उन पे इक्वलाइजेशन लेवी होगा? आंसर इज नो। सेकंड, अगर है नॉन रेसिडेंट लेकिन उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, मान लीजिए, ठीक है ना, अलीबाबा जिसका इंडिया में क्या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो क्या उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, नहीं एप्लीकेबल होगा। तो कब एप्लीकेबल होगा? जब आप नॉन रेसिडेंट हो और इंडिया में आपका कोई भी परमानेंट क्या नहीं हो, एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो, ठीक है ना, परमानेंट क्या ना हो, एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो, ओके। और आप क्या कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं ई कॉमर्स सप्लाई, का मतलब क्या हुआ, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स ओन्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओन्ड बाय द क्या, ई कॉमर्स ऑपरेटर, और ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस, ऑनलाइन प्रोविजन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, और ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, और बोथ फैसिलिटेटेड बाय द ई कॉमर्स क्या है, ऑपरेटर। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या इक्वलाइजेशन लेवी उसी केस में होगा जब ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद के गुड्स क्या करे, बेचे, या खुद से सर्विस दे, या फिर उस केस में भी होगा जब वो दूसरों के, ठीक है ना, दूसरों के गुड्स या दूसरों की सर्विस को अपने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्या करवाता हो, फैसिलिटेट करवाता हो, मतलब उनको सेल करवाता हो, सर्विस का प्रोविजन करवाता हो। तो आंसर दिया, अगर वो खुद के गुड्स भी सेल करेगा अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से, नॉन रेसिडेंट कौन हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर, अपने खुद के प्रोविजन सर्विस करेगा तो भी इक्वलाइजेशन लेवी होगा, और अगर दूसरों के गुड्स या दूसरों की सर्विस का प्रोविजन अपने प्लेटफॉर्म से करवाएगा, फैसिलिटेट करवाएगा, तो उस केस में भी क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी क्या होने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है, उस केस में भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब एक एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ डाउट, लेकिन इससे कोई डाउट रिमूव होना नहीं है क्योंकि ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है। रीड कर देते हैं, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस शैल इंक्लूड नेमली acceptance ऑफ ऑफर फॉर सेल, प्लेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर, ठीक है ना, इसमें इंक्लूड है ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और ऑनलाइन प्रोविजन सर्विस में इंक्लूड है क्या, प्लेसिंग ऑफ क्या है, परचेज ऑर्डर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर सेल, एक्सेप्टेंस ऑफ परचेज ऑर्डर, पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन और सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो ये ऑनलाइन प्रोविजन सर्विस और सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, ठीक है।
अब ये किस रेट से होगा, क्या अमाउंट होगा, वो हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, देखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, एक्सप्लेनेशन इज रिमूवल ऑफ डाउट। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाई क्लैरिफाइड दैट income referred to in this clause shall not include, shall be deemed never to have been included any income which is chargeable to tax as royalty, or fee for technical service in India under this act read with agreement अंडर सेक्शन 90 और 90A। क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए हमारा कोई DTAA हो रखा है और एज पर DTAA हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट कौन सी है, रॉयल्टी है सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, या फी फॉर टेक्निकल सर्विस है। और आपको मालूम हो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में पी नहीं होता है, उनको कोई इंडिया में रॉयल्टी इनकम होती है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम होती है, ठीक है, तो उसका टैक्सेशन एट द रेट ऑफ कितने से होता है, 9% से होता है। भले ही उनका इंडिया में क्या नहीं हो, पी नहीं हो, बस उस सर्विस का यूटिलाइजेशन कहां पर होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम उनको कोई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट कर रहे हैं, और एज पर एग्रीमेंट DTAA एग्रीमेंट वो रॉयल्टी कहला रहा है या फी फॉर क्या कह रहा है, टेक्निकल सर्विस। मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का पेमेंट करा और एग्रीमेंट के हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम इसे क्या मानेंगे, फी फॉर टेक्निकल सर्विस मानेंगे। अब उसे फी फॉर टेक्निकल सर्विस मानोगे तो एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और क्लॉज हमारा कौन सा है, क्लॉज 6 क्लॉज 7 है हमारे पास में, उसके अकॉर्डिंग वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। 115A के अकॉर्डिंग वो 10% की रेट से क्या होती है, टैक्सेबल भी होती है। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब आपके एग्रीमेंट ने उसको रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस मान लिया और एज पर सेक्शन 9 उसको हम डीम टू एक्रूराइज इंडिया मान रहे हैं और हमारे यहाँ पर उसको टैक्स होने का प्रोविजन है, तो क्या अब उसके ऊपर भी इक्वलाइजेशन लेवी होगा, इस बात से कि वो तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का पेमेंट था। तो एक्सप्लेनेशन ने कह दिया आंसर इज नो, नहीं होगा। फिर उस केस में नहीं होगा अगर वो रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस है और वो इनकम इंडिया में चार्जेबल टू क्या हो रही है, टैक्स हो रही है, वो तो होती है, तो फिर उस पर अलग से इक्वलाइजेशन लेवी करने की जरूरत ही नहीं है। ये हम आपका क्या कर देते हैं, रिमूवल ऑफ क्या करते हैं, डाउट कर देते हैं। रिमूवल ऑफ क्या कर दिया, डाउट कर दिया है कि अगर जैसे मान लीजिए हमने उनको डिजिटल मार्केटिंग का पेमेंट करा या ऑनलाइन OA ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करा और एज पर सेक्शन 1990A का जो एग्रीमेंट है उसको उन्होंने रॉयल्टी या क्या मान लिया, फी फॉर टेक्निकल सर्विस मान लिया, तो हम तो कह रहे हैं भाई इस पे तो इक्वलाइजेशन लेवी होती है एट द रेट ऑफ 6%। और अगर रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस मान लिया तो एज पर सेक्शन 9 वो इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया है, वो तो वैसे ही इनकम इंडिया में 115A से 10% की रेट से क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो अब इसके अंदर हमको क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है कि ये तो बोल रहा है 6%, ये बोल रहा है कि यहाँ पर टैक्स होगा, तो एक्सप्लेनेशन ने कहा उस केस में क्या नहीं होगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा, उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन ये था, ये जो अली बाबा है जिनका इंडिया में पी नहीं है, इंडिया में गुड्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खुद के बेच रहे हैं या दूसरों के फैसिलिटेट करवा रहे हैं, खुद की प्रोविजन सर्विस कर रहे हैं या किसी दूसरों की प्रोविजन सर्विस को क्या करवा रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म से फैसिलिटेट करवा रहे हैं, तो उस केस में जो इक्वलाइजेशन लेवी 2020 से आया है, किस रेट से आया है, तो आइए उसके लिए सेक्शन है 165A है। तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो होगा 165 एट द रेट ऑफ 6%, एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा हो तो होगा। आइए इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ क्या है, ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड सर्विस दोनों ही है हमारे यहाँ पर। तो 2020 से देयर शैल बी चार्ज्ड, देयर शैल बी चार्ज इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 2%, एट द रेट ऑफ 2%। क्वेश्चन ये बन रहा है अगर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो इक्वलाइजेशन लेवी की रेट किस रेट से डिडक्ट करना है, तो एट द रेट ऑफ 6% डिडक्ट करना है। कब करना है, जब हम रेसिडेंट हो और हम बिजनेस प्रोफेशन के लिए हो, या फिर हम नॉन रेसिडेंट हो, हमारा इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो और वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हमने अपने बिजनेस के लिए करी हो, तो 6% है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में इक्वलाइजेशन लेवी किस रेट से होगा, डिडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, किस रेट से होगा, एट द रेट ऑफ 2% से होगा। क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, आंसर इज नो, डिडक्ट नहीं है, वो अली बाबा को क्या करना है, जमा कराना है।
इक्वलाइजेशन लेवी 165 वाला है वो हमें डिडक्ट करना है, क्योंकि हम बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, हम डिडक्ट कर देंगे। हम एनआर है, हमारा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, हम डिडक्ट कर देंगे। लेकिन 165 वाला जो इक्वलाइजेशन लेवी अलीबाबा ई कॉमर्स ऑपरेटर पे है, वो उनको जमा कराना है एट द रेट ऑफ कितने से, 2% से, ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर from e-commerce supply of services made or provided or facilitated by it to a person resident in India, to a person resident in India। क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए अलीबाबा से मैंने शॉपिंग करी, मैंने कोई सेलफोन क्या करा, परचेज करा, ठीक है ना, आईफोन 14 प्रो मैक्स मैंने क्या करा, परचेज करा, इंडिया में अवेलेबल नहीं था, अलीबाबा पे अवेलेबल था, मैंने परचेज करा। मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, लेकिन मैं कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहा हूं, बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहा हूं। उन्होंने मेरे को ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ क्या करा है, गुड्स करा है, उनका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और मैं कोई इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहा हूं, तो क्या उनपे इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 2% उनको पे करनी पड़ेगी? आंसर इज यस। इसलिए 165A का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करना है, वो उनको क्या करना है, जमा कराना है, क्योंकि मैं तो बिजनेस प्रोफेशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं डजंट मैटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन अगर नहीं भी कर रहा हूं तो भी इक्वलाइजेशन लेवी होगा एट द रेट ऑफ कितने से होगा, 2% से होगा, वो उनको जमा कराना होगा, ठीक है ना। किसको बेचा है? टू ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को इन्होंने बेचा है, टू ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को बेचा है। आ गई बात समझ में वाली आपके? यस, टू ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को। और टू ए नॉन रेसिडेंट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, टू ए नॉन रेसिडेंट को बेचा है। अलीबाबा खुद नॉन रेसिडेंट है। अब क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए अलीबाबा नॉन रेसिडेंट है, उसने आईफोन जो 14 है प्रो मैक्स है या आईफोन 13 प्रो मैक्स है, कोई भी है, उसने किसी नॉन रेसिडेंट को क्या करा, बेचा है, मतलब वो भी बाहर का है, जिसको बेचा है वो भी कौन सा बाहर का है। तो क्या इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी होगी क्या? तो क्या इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी होगी क्या? ठीक है, तो यहां पर इक्वलाइजेशन लेवी उस केस में होगी क्या, उस केस में होगी क्या? तो मैं आपको बता देता हूं, स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस मींस, स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस मींस, ठीक है, स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस मींस सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट विच टारगेट ए कस्टमर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, और ए कस्टमर who assess the advertisement through internet protocol address located in क्या है, इंडिया। अब क्वेश्चन ये बनता है, आपने आईफोन जो 14 प्रो मैक्स है, 13 प्रो मैक्स है, किसी नॉन रेसिडेंट को आपने क्या करा है, बेचा है, तो क्या उस पे आपको इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी करनी होगी? अलीबाबा आप भी बाहर के हो, आपका इंडिया में पी नहीं है, जिसको बेचा है वो भी कौन है, नॉन रेसिडेंट है, मान लो उसका भी इंडिया में पी नहीं है, तो क्या होगा, क्या आंसर इज यस होगा। अगर आपने उसको खरीदा था यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेट इन इंडिया, मतलब आप घूमने आए, इंडिया के आईपी एड्रेस से आपने उसको क्या करा, परचेस करा, तो भले ही आप नॉन रेसिडेंट हो, अलीबाबा क्या है, नॉन रेसिडेंट है, उस पे क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी होगा, पहली बात। या फिर तो आप रेसिडेंट हो, बिजनेस प्रोफेशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेचने वाला क्या कर रहा है, या फिर तो इंडिया के रेसिडेंट को बेच रहा है या फिर नॉन रेसिडेंट को बेच रहा है, लेकिन आईपी एड्रेस कहां का है, इंडिया का है, ठीक है ना, आईपी एड्रेस कहां का है, इंडिया का है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस इंडिया का, उनको उसने क्या करा है, गुड्स दी है, सर्विसेज दी है, तो क्या उस पे इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165A होगा, एट द रेट ऑफ 2% जमा कराना पड़ेगा अलीबाबा को। आंसर इज यस, जमा कराना पड़ेगा, भले वो कौन हो, नॉन रेसिडेंट हो, भले वो कौन हो, नॉन रेसिडेंट हो, लेकिन आईपी एड्रेस क्या है, इंडिया का है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है, मान लेते हैं ना तो उसने अलीबाबा ने कोई रेसिडेंट इंडिया को गुड्स बेचा, ना सर्विस दी, ना आईपी एड्रेस वालों को दी, मान लेते हैं वो किसी नॉन रेसिडेंट वालों को, नॉन रेसिडेंट वालों को इंडिया का डेटा बेचता है। आजकल डेटा बेचने का बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे काम चल रहा है, इसलिए हम चाइनीज ऐप को क्या कर रहे हैं, इंडिया में उनको क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारा डेटा लेते हैं और वहां की बाहर की कंपनियों को वो डेटा क्या करते हैं, स्टेटिस्टिक्स बना के क्या करते हैं, बेचते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगर क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी नॉन रेसिडेंट को ही, किसी नॉन रेसिडेंट को वो क्या करते हैं, हमारा यहाँ का डेटा क्या करते हैं, बेचते हैं। क्वेश्चन बन रहा है, हमारा यहाँ का डेटा, यहाँ से कलेक्ट करा हुआ डेटा क्या करते हैं, बाहर वालों को क्या करते हैं, बेचते हैं।
या फिर बाहर वालों की वो क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। एडवर्टीजमेंट इंडिया में हो रहा है, एडवर्टीजमेंट मान लीजिए क्या हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। किसका हो रहा है, किसी नॉन रेसिडेंट का हो रहा है। कर कौन रहा है, नॉन रेसिडेंट अलीबाबा कर रहा है। किसका कर रहा है, किसी नॉन रेसिडेंट का कर रहा है। और हम यहाँ पर ऑनलाइन उसका एडवर्टीजमेंट क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आ रही है बात समझ में वाली आपके। तो क्या उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी होगा क्या? भाई पहला तो केस ये था, किसी रेसिडेंट को आप क्या करो, कोई भी गुड्स या सर्विस दो, या फिर किसी नॉन रेसिडेंट को भी दो लेकिन वो आईपी एड्रेस इंडिया का यूज कर रहा हूं। मेरा तो तीसरा क्वेश्चन है, मैं तो रेसिडेंट भी नहीं हूं, मान लो मेरा इंडिया में आईपी एड्रेस भी नहीं है, मेरा कोई आईपी एड्रेस से भी नहीं है, ठीक है। हम तो किसी नॉन रेसिडेंट को, अलीबाबा किसी नॉन रेसिडेंट को इंडिया का डेटा क्या कर देता है, बेच देता है, या फिर उनका एडवर्टाइजमेंट इंडिया में दिखाता है। तो क्या उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी होगी क्या? तो उसके लिए बोलते हैं सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट which target a customer who is resident in India or customer who access advertisement through internet protocol address located in India। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहां पर यह था कि अलीबाबा था जो कि एक नॉन रेसिडेंट था, उसने किसी नॉन रेसिडेंट को क्या करा, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी, लेकिन वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कहां पर हो रहा है, मान लीजिए किसी इंडिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो इंडिया के लोग कौन देख रहे हैं, एक तो इंडिया के रेसिडेंट हैं, और मान लो अगर कोई नॉन रेसिडेंट हो लेकिन इंडिया का क्या हो, आईपी एड्रेस हो, इंडिया में आया हुआ हो तो आईपी एड्रेस हो, तो उस एडवर्टीजमेंट कहां पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। ठीक है, ये कौन है, नॉन रेसिडेंट है, ये बाहर का है, इसका कोई आईपी एड्रेस इंडिया में नहीं है। ये कौन है, अलीबाबा है, ये भी कौन है, बाहर का है, इनका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अब ये इनको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट कहां पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। वो एडवर्टीजमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो इक्वलाइजेशन लेवी होगी क्या? तो आंसर इज यस, इक्वलाइजेशन लेवी होगी। या फिर तो इंडिया वालों को माल बेचो या इंडिया वालों को सर्विस दो, या इंडिया के आईपी एड्रेस वालों को गुड्स या फिर कोई क्या दो, सर्विस दो, या फिर कुछ इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। आप बाहर के जिसको आप गुड्स दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, वो भी कोई बाहर है, लेकिन उसका ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कहां पर चल रहा है, इंडिया में चल रहा है। तो क्या उस पर इक्वलाइजेशन लेवी होगी क्या? आंसर इज यस, होगी। सेल ऑफ डेटा collected from a person resident in India or from a person who uses internet protocol address located in India। अब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहा है, हम क्या है, नॉन रेसिडेंट अलीबाबा है, हम किसी बाहर वालों को, मान लीजिए चाइना कंपनी को क्या कर रहे हैं, डेटा बेच रहे हैं, और वो डेटा बेच, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो जो डेटा जो बेच रहे हैं वो डेटा खरीद आया कहां से, कलेक्ट करा था इंडिया के रेसिडेंट से, या इंडिया के आईपी एड्रेस से कलेक्ट करा हुआ डेटा इन्होंने इनको क्या कर दिया, बेच दिया, इन्होंने इनको पेमेंट कर दिया। तो क्या इक्वलाइजेशन लेवी होगी क्या? आंसर इज यस, एट द रेट ऑफ 2% से होगी। तो इंडिया में माल बेचो, सर्विस दो, इक्वलाइजेशन लेवी होगी। इंडिया के आईपी एड्रेस पे किसी नॉन रेसिडेंट को भी माल बेचो, सर्विस दो, तो होगा। तीसरा केस ये है, कुछ इंडिया का नहीं हो, बाहर किसी नॉन रेसिडेंट को अगर आप क्या करो, सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट करो या डेटा बेचो, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट इंडिया में चलता हो, वो डेटा इंडिया से कलेक्ट करा हुआ हो, तो उस पे इक्वलाइजेशन लेवी होगी, और एट द रेट ऑफ कितने से होगी, 2% से होगी। इक्वलाइजेशन लेवी शैल नॉट बी, क्या होगा, चार्ज, नहीं होगा चार्ज, वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर मेकिंग और प्रोवाइडिंग फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स सप्लाई has a permanent establishment in India and such e-commerce supply effectively connected with such permanent establishment in India। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो जो अलीबाबा नॉन रेसिडेंट है, अगर उसका इंडिया में क्या हो, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, और वो उसी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विस कर रहे हैं, या फिर बाहर वालों को डेटा वेटा क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या बाहर वालों का इंडिया में ऑन सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो क्या 165A में इक्वलाइजेशन लेवी होगी क्या? आंसर इज नो, नहीं होगी। तभी होगी जब उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो, और अगर हो तो वो जो ई कॉमर्स सप्लाई जो कर रहे हो वो उससे इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं हो। वेयर द इक्वलाइजेशन लेवी इज लेवेबल अंडर सेक्शन 165। क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए अगर कोई 165 से इक्वलाइजेशन लेवी हो रही हो, तो क्या उसकी 165A से भी इक्वलाइजेशन लेवी हो सकेगी? भाई यहां पर भी तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट था, इसके अंदर भी तो क्या था, सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट था, ठीक है। यहां पर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कब है, किसी आप क्या कर रहे हो, नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो, मान लो जिसका इंडिया में क्या हो, पीओ, आपने मान लीजिए यहां पर किसी नॉन रेसिडेंट को करा जिसका इंडिया में पी है, और वो इंडिया में ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो रहा है,
तो क्या आप उसको 165 और 165A दोनों में करोगे? आंसर इज नो, 165 में करेंगे। एट द रेट ऑफ कितने से करेंगे? 6% से डिडक्ट करना होगा पेयर को। 165A में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट एज द केस में बी ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम द ई कॉमर्स सप्लाई, ई कॉमर्स सप्लाई जो करी है सब सेक्शन 1 में, इस लेस देन कितनी हो? 2 करोड़ रुपए हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे 165 के अंदर तो था, सेक्शन 165 में लिमिट कितनी थी? अप टू 1, अगर एग्रीगेट पेमेंट हम जो कर रहे हैं अगर वो 1 लाख से ज्यादा नहीं है एग्रीगेट इन ए प्रीवियस ईयर, तो कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी 165 में नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 165A में क्या है? तो यहाँ पर कह रहे हैं अली बाबा का अगर इंडिया में जो ये जो उन्होंने ई कॉमर्स सप्लाई करी है, इंडिया वालों को माल बेचा, सर्विस दी, या फिर किसी को सेल ऑफ डेटा करा, इंडिया का कलेक्ट करा हुआ, या सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट करा जो इंडिया में हो रहा है, अगर उनसे ये जो ग्रॉस रिसीट हो रही है, अगर ये लेस देन कितनी हो? 2 CR हो। ध्यान रखना लेस देन 2 CR है, और यहां पर अप टू कितना है? 1 लाख है। ठीक है ना, यहां पर है नॉट एक्सीडिंग है, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग कितना है? 1 लाख है, और यहां पर है लेस देन कितना है? 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़ इंडिया से ऑपरेशन से 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उनका इंडिया में कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ क्या नहीं होगा? 2% नहीं होगा। ठीक है ना, 2% नहीं होगा। अब देखिएगा, consideration for sale of goods irrespective of whether the e-commerce operator owns the goods, so however it shall not include consideration for sale of such goods which are owned by a person resident in India or a permanent establishment in India of a person non-resident in India, if a sale of such goods is effectively connected with such permanent establishment in India। क्वेश्चन हमारा यहां पर बन रहा है, अली बाबा, अली बाबा इंडिया में कोई भी गुड्स बेचे, कोई भी प्रोविजन ऑफ सर्विस करे, ठीक है ना, या इंडिया के आईपी एड्रेस वालों को सेल ऑफ गुड्स करे, प्रोविजन ऑफ सर्विस करे, खुद के गुड्स करे, या दूसरों के गुड्स को अपने प्लेटफॉर्म से फैसिलिटेट करवाए, या दूसरों की सर्विस को अपने प्लेटफॉर्म से फैसिलिटेट करवाए, उस पर इक्वलाइजेशन लेवी होती है। अब क्वेश्चन ये कर रहे हैं, जिनके गुड्स को वो फैसिलिटेट करवा रहा है वो खुद ही कौन है? गुड्स वो खुद कौन है? इंडिया के हैं। मतलब जिनको वो क्या करवा रहा है, जिनके गुड्स को अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से फैसिलिटेट करवा रहा है, सेल ऑफ गुड्स करवा रहा है, प्रोविजन ऑफ सर्विस करवा रहा है, वो खुद इंडिया के हैं, रेसिडेंट हैं, या फिर नॉन रेसिडेंट है जिनका इंडिया में पी है, उनको करवा रहा है। मतलब हमारे यहाँ के लोगों का माल बेच रहा है, जिनकी इनकम इंडिया में क्या होगी? टैक्सेबल होगी। या नॉन रेसिडेंट जिनका पीई है उनका माल बेच रहा है, उनकी सर्विस का प्रोविजन करवा रहा है, जिनकी इनकम इंडिया में क्या हो रही है? असेसेबल हो रही है। मतलब उनके प्लेटफॉर्म से जो भी बिकेगा माल, वो इनकम इंडिया में क्या होगी? टैक्सेबल होगी। तो क्या उस पे 165A में इक्वलाइजेशन लेवी होगा क्या? आंसर इज नो, नहीं होगा, क्योंकि वो जिनका माल बेच रहा है, जिनका माल बेच रहा है वो उनकी, जिनका माल बेच रहा है उनकी इनकम इंडिया में क्या हो रही है? टैक्सेबल हो रही है। जिनका भी वो सर्विस का प्रोविजन करवा रहा है उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के रेसिडेंट है, या फिर नॉन रेसिडेंट है, तो उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो ऐसी स्थिति में वो पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो 2% इक्वलाइजेशन लेवी 165A में नहीं करनी है। सेक्शन 165A में कोई भी क्या नहीं करनी है? इक्वलाइजेशन लेवी नहीं करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था? 165 था, और 165 क्या था? ए था। ठीक है ना, 165 क्या था? ए था। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अगर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करोगे तो आपको क्या होगा? डिसअलाउंस होगा। नोट, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर ई कॉमर्स एक्टिविटी इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट बी। क्वेश्चन ये बन रहा है, मान लीजिए मैं पेमेंट कर रहा हूं अली बाबा को, मैंने सेल फोन क्या करा? परचेज करा। मैंने सेल फोन क्या करा? परचेज करा। 165A में इक्वलाइजेशन लेवी बनती है एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है ना, लेकिन मेरे को डिडक्ट नहीं करना है, ये तो अली बाबा को क्या करना था? जमा कराना था। तो यहां पर कोई डिसअलाउंस का क्वेश्चन आएगा क्या? आंसर इज नो। जब आपको डिडक्ट ही नहीं करना, डिडक्ट करके जमा कराने की आप पे लाइबिलिटी नहीं आ रही है, तो 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट बी से डिसअलाउंस आ ही नहीं सकता। डिसअलाउंस कब आएगा? जब 165 वाला इक्वलाइजेशन लेवी हो। जब आप खुद रेसिडेंट थे, बिजनेस प्रोफेशन कर रहे थे, आप नॉन रेसिडेंट थे, इंडिया में पी था, और आपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ली थी, तो आपको हमने कहा था कि 6% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके जमा कराओ।
तो जहां आपको कहा है काट के जमा कराओ वहां पर डिसअलाउंस है, जहां आपको डिडक्ट करने के लिए कहा ही नहीं है, हमने तो अली बाबा को कहा है कि क्या कर जमा कराओ, तो आपको डिसअलाउंस का तो कोई क्वेश्चन ही क्या नहीं होता है, अराइज नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा इक्वलाइजेशन क्या था, लेवी था। अब तो देखिए टाइम पास है, बस ऐसे ही आप देख लीजिए 166। ठीक है, क्वेश्चन ये बन रहा है, ये इक्वलाइजेशन लेवी 165 वाली आपको कब जमा करानी है, तो 7th डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द क्या है, सैड कैलेंडर मंथ। ठीक है ना, सैड क्या है, कैलेंडर मंथ। क्वेश्चन ये बनता है, ये जो 165 वाली एट द रेट ऑफ 6% डिडक्ट करके जो जमा करानी है, ये हमको जमा कब तक करवानी है, तो अगले महीने की 7 तारीख तक आपको क्या करना है, जमा कराना है। अगले महीने के 7 तारीख तक क्या करना है, जमा कराना है। इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165A अली बाबा रिक्वायर्ड ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट 7th of July for the quarter April May June, for the quarter ending September, that is July August September, due date is 7th of October, quarter ending December, that is October November December, due date is 7th of January, लेकिन फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च, ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165 इज 31st मार्च। अब क्वेश्चन ये बनता है, 165 का जो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके जमा कराना था वो तो अगले महीने की 7 तक था, अगले महीने की 7। क्वेश्चन ये बनता है, ये जो 165A वाला जो इक्वलाइजेशन लेवी है जो खुद अली बाबा को जमा कराना है, उसको जमा कराने की ड्यू डेट, तो आंसर है पहला तो वो कौन सा होगा, क्वार्टरली जमा होगा, अगले महीने की 7 तारीख होगा, लेकिन जो क्वार्टर एंडिंग जनवरी फरवरी मार्च होगा वो 31st मार्च होगा। 165 में तो हमेशा ही 7th रहेगा, चाहे मार्च का भी हो तो अगले महीने की 7 अप्रैल रहेगा, लेकिन 165A वाला जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो मार्च एंडिंग क्वार्टर हुआ तो वो कौन सा होगा, 31st क्या रहने वाला है, मार्च रहने वाला है। ठीक है, यस, सेक्शन 170 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, डिलेड पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी 165 और 165A, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% ऑफ पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर अगले महीने की 7 तारीख तक या क्वार्टर एंड होने के क्या अगले महीने की 7 तारीख, और अगर मार्च एंडिंग क्वार्टर हुआ तो अप टू 31st क्या है, मार्च तक डिपॉजिट नहीं कराया तो क्या कोई इंटरेस्ट होगा, आंसर इज यस। 170 बोलता है इंटरेस्ट होगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, और क्या होगा, पार्ट देयर ऑफ से क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट होगा। पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट, फेलियर टू डिडक्ट, डिडक्ट क्या है, इक्वलाइजेशन लेवी, फेलियर टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट अंडर सेक्शन 165 में होती है। ठीक है, तो फेल्स टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी हुए तो पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी, पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। अब क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए हम इक्वलाइजेशन लेवी को डिडक्ट करने में फेल हो गए तो डिसअलाउंस तो होगा, कोई पेनल्टी, आंसर इज जितने अमाउंट का इक्वलाइजेशन है उतने अमाउंट की पेनल्टी होगी, उतने अमाउंट की क्या होगी, पेनल्टी होगी, उतने अमाउंट की क्या होगी, पेनल्टी होगी। फेल्स टू पे, फेल्स टू क्या है, पे, फेल्स टू पे आफ्टर डिडक्शन, फेल्स टू पे आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन पेनल्टी इक्वल टू द, ठीक है, पेनल्टी 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 इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्या है, दैट ही फेल्स टू क्या है, पे। ठीक है, हैविंग डिडक्टेड बट फेल्स टू पे, हैविंग डिडक्टेड फेल्स टू पे, पेनल्टी अमाउंट होगा, पेनल्टी अमाउंट होगा 1000 रुपी एवरी डे फॉर विच फेलियर कैन कंटिन्यू शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। क्वेश्चन यहां पर बनता है, भाई हमने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट ही नहीं करा तो पेनल्टी कितनी होगी, ठीक है, अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। डिडक्ट करने के बाद में अगर जमा नहीं कराया तो पेनल्टी कितनी होगी, 1000 रुपी पर डे, लेकिन वो इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट से क्या नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी, इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट से ज्यादा नहीं होगी। क्वेश्चन, अगर 165A वाली इक्वलाइजेशन लेवी अली बाबा ने जमा नहीं कराई तो पेनल्टी कितनी होगी,
इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। तो खास बात यह है, अगर डिडक्ट करके जमा नहीं कराते हो तो 1000 रुपी पर डे की है पेनल्टी है, लेकिन अप टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, मतलब उससे ज्यादा की क्या नहीं होगी, पेनल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो बस ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इक्वलाइजेशन लेवी का क्या हो गया, रिवीजन हो गया, जिसमें हमने पूरा यहाँ पर क्या कर लिया, लर्न कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर मतलब इसको यहीं पर ही कंप्लीट कर लेते हैं और एक अलग पार्ट बना देंगे किसका, न्यूमेरिकल का। अभी हम कर लेंगे न्यूमेरिकल, कर लेंगे स्टडी मटेरियल के, कर लेंगे पास्ट एग्जामिनेशन के, क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल कर लेंगे। ये पीडीएफ आपको एज यूजुअल अपने हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। शुरुआत में कंप्लीट थ्योरी दी हुई है, लास्ट के अंदर स्टडी मटेरियल पास्ट एग्जामिनेशन के कंप्लीट क्या दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स क्या करे हुए हैं, दिए हुए हैं। खास बात, जम्मू एंड कश्मीर पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं है। सेकंड खास बात, अगर आपने उसको रॉयल्टी मान लिया है और रॉयल्टी इनकम टैक्सेबल है, तो फिर जब वो रॉयल्टी इनकम ही टैक्सेबल है तो इक्वलाइजेशन लेवी का तो क्वेश्चन ही यहाँ पर क्या नहीं होगा, अराइज नहीं होगा। तो फिर उस पर क्वेश्चन ही क्या नहीं होता, अराइज नहीं होता। अगर इंडिया वालों का ही माल क्या कर रहा है, अलीबाबा बेच रहा है, इंडिया वालों का बेच रहा है, या फिर इंडिया में जिनका परमानेंट है उन्हीं का बेच रहा है, ठीक है ना, तो उनकी इनकम वैसे ही इंडिया में क्या है, टैक्सेबल है, तो उस पर भी क्या नहीं होगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। कंप्लीट रिवीजन हो चुका है, बस बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करके बना के, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पास्ट एग्जाम के न्यूमेरिकल अलग से हम क्या कर लेंगे, वो आपको क्या कर देता हूँ, करा देता हूँ। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन सकता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का ही पार्ट है, तो 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन की यहाँ पर क्या बनती है, गुंजाइश बनती है। और इन दोनों लेक्चर के बाद में आपके ये 4 मार्क्स तक क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।